बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, हम लोग ये चैप्टर 18 टोपी पढ़ रहे थे। ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है, तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और पेज नंबर 120 पे आ जाओ बेटा। कि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा कि किस तरह से बुनिया जो ये गौरैया है बच्चों, पहले धुनिया के पास जाती है, उसके बाद कोरी के पास जाती है और फिर जो है वो धुनिया के पास आती है इसका कपड़ा बुनवाने के लिए कि तुम इसका सूत जो है वो काट दो। तो वो बोलता है, इसे बुन दे भैया। गौरैया ने साहस सजोकर कहा, हम सेत मेत का काम नहीं करवाते हैं। इसे बुन दे और आधा तू ले ले, आधा हम लेंगे। सेत मेत मतलब मुफ्त में। गौरैया बोलती है, बहुत हिम्मत जुटा करके उसने बोला कि हम मुफ्त में काम नहीं करवाते हैं। आधा तू बुन देना, आधा तू ले लेना और आधा मैं ले लूंगी। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। बुनकर ने देखा कि ये सौदा तो बुरा नहीं है और वो तुरंत उसका काम करने के लिए तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा। करघा मतलब बेटा जिसपे वो बुना जाता है कपड़ा, उसको करघा बोलते हैं। ढरकी ढुलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफी गफस और दबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। दबीज मतलब बेटा एकदम गफ, मोटा और सुंदर कपड़ा उन्होंने बुन दिया। देखो पीछे यहाँ पे दिया हुआ है। ढरकी मतलब कपड़ा बुनते हुए जुलाहे जिस पे बाने का सूत फेंकते हैं उसको ढरकी बोलते हैं। और गफश मतलब बेटा एकदम घना मोटा कपड़ा। दबीज मतलब मोटा और मजबूत। ऐसे उसने बुन दिया और आधा खुद ले लिया और आधा उसने गौरैया को दे दिया। गौरैया ने 3/4 मंजिल मार ली थी। अब गौरैया का तो बेटा सारा उसको रुई का फाहा मिला, फिर उसका उसने धुनवाया, फिर उसका सूत कतवाया, फिर सूत के बाद कपड़ा बनवाया। आधा तो उसने अपना मंजिल उसने पार कर लिया था। कपड़ा लिए वह एक दर्जी के पास पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। अब वो फिर दर्जी के पास जाती है कि दर्जी भैया इसकी टोपी तुम बना दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से, दर्जी रोष से बोला। दर्जी गुस्से से बोला, तुम यहाँ से जाती हो कि नहीं, देखती नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। दर्जी बोलता है कि तुम देखती नहीं हो, राजा जी की जो 7वीं रानी है, मतलब 7 शादी उन्होंने किया था, 7 औरतें थी राजा जी की, और जो 7वीं रानी थी उसकी 9 बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ है, उसके लिए मैं झब्बे सिल रहा हूँ। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी। कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। देखो ये भी मुहावरा है, कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। मुहावरा नहीं बच्चों, ये लोकोक्तियां हैं। वो बोलता है अपना पसीना पोंछते हुए कि एक तो न देना लेना कुछ है, अब भर माथे पसीना मतलब इतना मेहनत भी करवाना है। भर माथे पसीना मतलब इतना मेहनत भी करवाना है। और आ गई हैं कपड़ा बुनवाने के लिए। हम तो भैये बेगार में कुछ करवाते नहीं हैं, गौरैया बोली कि भैया हम बेगार मतलब मुफ्त में कुछ नहीं करवाते हैं। इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे, एक तू ले ले और एक हम ले लेंगे। वो बोलती है कि इसकी 2 टोपी हो जाएगी, एक टोपी तू ले लेना, एक टोपी हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजूरी पे कौन मूजी तैयार न होगा। वो बोलता है कि मुंह मांगी मजूरी ये दे रही है तो कौन मूर्ख है, मूजी मतलब कौन मूर्ख ऐसा होगा जो तैयार नहीं होगा। कच कच उसकी कैंची चल पड़ी और अपने कैंची से बेटा सीजर से उसने कपड़े को काट दिया और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। भीतर बाहर मतलब कैसे मशीन चलता है तो सुई ऊपर नीचे होती है ना, तो चलने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी और खूब मन लगा करके टेलर ने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पे 4 फुदने भी जड़ दिए और खुश होकर दर्जी जो है बेटा 4 फुदना, फुदना मतलब देखो वो गौरैया पिक्चर में नेक्स्ट पेज पे गौरैया ने टोपी लगाया, उस पे 4 फुदने लगे हुए हैं। फुदने वाली टोपी पहनकर तो गौरैया जैसे आपे में न रही और फुदने वाली टोपी पहनकर तो बेटा गौरैया ऐसे लग रहा था आपे से बाहर हो जाएगी, इतनी खुश हो गई। टेढ़ी टांगों पर ही लगी नाचने और उसकी जो टांग बेटा पतली पतली थी उसी पे नाचने लगी। फुदक फुदक कर लगी गौरा को दिखाने और टोपी पहनकर फुदक फुदक कर गौरा को दिखाने लगी। देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुदने वाली। क्या बोलती है, मेरी टोपी देख
सबसे निराली है, सबसे सुंदर, और 5 फुदने वाली, इसमें 5 फुदना भी लगा है। वाकई तू तो रानी लग रही है। गौरे को भी आखिरकार कहना पड़ा, आखिरकार गौरे को भी बोलना पड़ा कि अरे गौरैया तू तो रानी लग रही है, क्योंकि बेटा गौरे ने उसका विरोध किया था कि तू पाएगी कहाँ से ये सब। और देखो उसने अपनी जिद कर ली कि कहा गया है ना, जहाँ चाह वहाँ राह। और रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। वो बोलता है ना कि तू तो बिल्कुल रानी लग रही है, तो गौरैया बोलती है रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। गौरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा, वो बोलती है अब कौन राजा है इस देश में जो मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा। हुलस मतलब बेटा खुशी। टोपी पहनते उसके मन में एक खुशी ने जोर मारा कि क्यों न इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए। और गौरैया बेटा टोपी पहन करके उसके मन में आता कि क्यों न इस देश के मुल्क मतलब देश के राजा का एक बार जायजा लिया जाए कि इस देश का राजा कैसा है। क्योंकि वो जहाँ जहाँ काम करवाने गई बच्चों, वहाँ वहाँ सब ने बोला कि हम राजा का काम कर रहे हैं। तो वही उसके मन में ये आता है कि कैसा राजा है, उसका भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। वो बोलती है कि राजा को देखा जाए कि उनके लिए इतने ढेर सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पे जा बैठी। और उड़ते उड़ते बेटा वो राजा का जो महल था, उसका कंगूरा मतलब ऊपर वाला जो वो पट्टी होती है छत की रेलिंग, उसके ऊपर वो जा करके बैठ जाती है। देखो यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, टर्न योर पेज। राजा देखो लेटा हुआ है चारपाई पे, बेड पे लेटा हुआ है, और उसके सारे जो नौकर चाकर है, कोई पैर दबा रहा है, कोई सर में चंपी कर रहा है, कोई हाथ दबा रहा है। देखो उसी वक्त राजा अपने चौबारे पे टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। फुलेल मतलब बेटा तेल, ऑयल। और टहलुओं मतलब उसके जो नौकर चाकर थे, चौबारे मतलब छत के ऊपर वो बैठ करके उनकी जो है मालिश करवा रहा था धूप में। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। उस समय राजा के सिर पे देखो टोपी नहीं थी, क्योंकि वो मालिश करवा रहा था, तो अपना ताजवाज टोपी उपी निकाल दिया होगा। और अधनंगा मतलब कि आधा कपड़ा लपेटे हुए था, और बदन ऐसे बिना कपड़े के था जिसपे उसको मालिश हो रही थी। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, तो चौथा पिंडली पर गुद्दी काढ़ रहा था। पिंडली मतलब बेटा वो देखो एड़ी है ना, एड़ी, एड़ी पे वो वहां का कुछ वो निकाल रहा था, साफ सुफ कर रहा था। गौरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई। वो कंगूरे पर से ही गौरैया चिल्लाती। क्या चिल्लाई गौरैया? मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। वो क्या चिल्लाती है? अरे मेरे सिर पर तो टोपी है, राजा के सिर पे तो टोपी ही नहीं है। मालिश करवाते राजा की नजर गौरैया से टकरा गई, और जो राजा बेटा मालिश करवा रहा था उसकी नजर जो है गौरैया से टकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। वो बोलती है कि मेरे सिर पर टोपी है, राजा के सिर पे टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। और राजा जो है दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया कि अरे कोई मेरी टोपी ले आओ। टोपी आ गई, राजा ने झट पहन भी ली। देख रही फदगुद्दी? फदगुद्दी कहता है किसको बेटा? गौरैया को। वो पहन के टोपी कहता है राजा देख रही फदगुद्दी, मैंने टोपी पहन ली। पर अब वो गौरैया क्या कहती है बेटा? मेरी टोपी में 5 फुदने। गौरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। जब उसने देखा कि राजा ने टोपी पहन ली, तो उसने क्या बोला कि मेरे टोपी में तो 5 फुदने लगे हैं, तेरी टोपी में तो एक भी नहीं है। राजा की टोपी में एक भी नहीं है, मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में फुदने नहीं। अब उसको पॉइंट मिल गया कि मेरे टोपी में तो 5 फुदने लगे हैं, पर राजा की टोपी में तो एक भी फुदने नहीं लगे हुए हैं। बच्चों टर्न योर पेज। राजा को बेहद हेठी महसूस हुई। हेठी मतलब उसको बहुत शर्म महसूस होती है। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल। वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुद्दी की गर्दन मसल दो, पखने नोच लो सिपाहियों, देर न करो। राजा बोलता है कि इस देश के राजा के सामने इस चिड़िया की इतनी मजाल कि वो इस तरह से हमें चिढ़ा रही है। वो एकदम गुस्सा हो गया और बोला कि इस फदगुद्दी के गर्दन मसल दो, मतलब उसको तोड़ दो, इसके पंखों को नोच लो, सिपाहियों देर मत करो।
क्षमा करे महाराज, क्षमा करे मतलब क्षमा करे महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मार कर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। उनका मंत्री हाथ जोड़कर कहता है कि महाराज क्षमा करिए, इस मच्छर, मच्छर मतलब वो गौरैया इतनी छोटी सी है, तो वही वो बोलता है कि इसको मार करके, मच्छर जितती है, इसको मार करके अपना हाथ क्यों गंदा करना, ये खुद चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। फिर राजा कहता है सिपाहियों से कि कोई बात नहीं, इसको मारो मत, लेकिन इसकी टोपी छीन लो और उसके टोपी को मैं पैरों से मार दूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। एक सिपाही ने बेटा वो गुलेल जो होता है ना, उससे मार करके उसकी टोपी नीचे गिरा दी और दूसरे ने झट से उठा करके वो राजा के सामने रख दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। राजा जो है टोपी को वो मसलने ही जा रहा था पैरों से, लेकिन उस टोपी इतनी खूबसूरत बनी थी कि उस टोपी की खूबसूरती देख करके वो दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया कि किस कारीगर ने इतना नायाब, नायाब मतलब जो कभी सब हजारों लाखों में से एक हो, ऐसा नमूना देख करके वो जड़ मतलब कि उसको वो तो सांस ही नहीं ले पा रहा था, एकदम ऐसे हो गया जड़, न हिल रहा था न डुल रहा था। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची, सोचते हुए राजा उससे उलट पुलट कर देखने लगा। अब राजा ये गुस्सा हो गया कि मेरे राज्य में, मैं इस देश का राजा हूं, तो मेरे राज्य में मेरे पास इतनी खूबसूरत टोपी नहीं है और इसके पास इतनी खूबसूरत टोपी कैसे पहुंची। ये सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देख रहा था। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने। अब वो बोलता है कि इतनी नगीना जैसी टोपी इस मुल्क में किसने बनाई। राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी, राजा चाहे और पता न चले। अब जो है बेटा, जिसने वो टोपी बनाया था, उस हुनरमंद मतलब इतना हुनर, इतनी कला थी उसके हाथों में कि उसकी खोज होने लगी उस कारीगर की। अब ये बता रहे कि राजा जैसा चाहे और पता ना चले, ऐसा कैसे होगा। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। फिर सब लोग दर्जी को पकड़ के ले आए जिसने वो बनाया था। वो बेचारा आया और बोलता है, दुहाई अन्नदाता, हे अन्नदाता, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। वो बोलता है राजा कि तूने इतनी बढ़िया टोपी मेरे लिए क्यों नहीं बनाई, मैं तो इस देश का राजा हूँ। मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली। मेघों मतलब जैसे बादल बेटा गरजता है, उस तरह से राजा की आवाज निकली। दर्जी बोलता है, दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं वजह बताओ। वो बोलता है कि हमें वजह बताओ, हमें दुहाई नहीं चाहिए। वो बोलता है फिर दर्जी कि कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफश और दबीज। वो क्या बोलता है कि गफश और दबीज मतलब इतना सुंदर, मोटा और अच्छा कपड़ा था। उम्दा मतलब एकदम कीमती। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। अब राजा बोलता है कि इतना उम्दा कपड़ा किसने बनाया। नाग की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। जैसे नाग होता है बेटा सांप में फूंक मारता, उसी तरह से राजा ने फूंक मारी। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ और सब लोग बुनकर को पकड़ के ले आए, क्योंकि बुनकर ने ही कपड़ा बनाया था। माफी बख्शे सरकार। वो बेचारा बोलता है कि माफी नहीं, वजह बताओ, मुझे माफी नहीं, तुम वजह बताओ कि तुमने इतना अच्छा कपड़ा क्यों बनाया। तो वो दर्जी बोलता है क्या बोलते हैं, कौन आता, बुनकर। बुनकर बोलता है, सूत बड़ा उम्दा था सरकार, ये जो सूत लेकर आई थी गौरैया, वो बहुत उम्दा मतलब बहुत कीमती, बहुत अच्छा था, एकदम महीन और लच्छेदार, एकदम महीन था और लच्छेदार था। इतना महीन सूत किसने काटा। फिर राजा बोलता है कि इतना महीन सूत किसने काट दिया। शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। शेर की तरह राजा गुर्राया। बच्चों टर्न योर पेज। गिरते 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 पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज। फिर कोरी आता है और बोलता है, महाराज मेरी जान बख्श दीजिए। जान नहीं, वजह बताओ। रुई इतनी बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। वो बोलता है कि रुई इतनी बेहतरीन थी, एकदम बादल की तरह सफेद धुनी हुई थी। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी। बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की। बिजली की तरह राजा ने कहा कि इतनी महीन रुई किसने धुनी। हाफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ।
क्षमा अन्नदाता, वो बोलता क्षमा मतलब अन्नदाता मुझे क्षमा करे, दुनिया आया। क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था, गुस्से में राजा कांप रहा था और बोला कि वजह बताओ, तुमने इतनी अच्छी रुई धुनी कैसे? तुम चारों ने मिलकर इस गौरैया का काम किया है, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? अब राजा बोलता है कि तुम चारों ने मिल करके गौरैया का काम किया है, तो हमारे लिए आज तक क्यों नहीं काम किया? तो वो बोलते हैं आपके लिए भी किया है सरकार। धुनिये ने जमीन पर लेट कर कहा, जो धुनिया था वो जमीन पे लेट करके दंडवत प्रणाम करके कहता है आपके लिए भी किया है सरकार, आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। वो बोलता है आगे भी हम आपके लिए काम करेंगे, हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं है? राजा बोलता है कि हमारे लिए जो आज तक तुम लोगों ने काम किया है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं है, इतनी अच्छाई क्यों नहीं है? अभय दान दे तो बोलूं सरकार। अभय दान मतलब कि मुझे बहुत डर है कहीं आप मार न दें, अगर हमें अभय दान दे, हमारी जान बख्श दे तो मैं आपको इसकी सही राज बताता हूँ। दुनिया बोला चलो दिया। राजा ने बोला कि चलो अभय दान दिया, अब बताओ। महाराज इस गौरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी, जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता, इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी वह आधा दे देती थी, इसीलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देखो बेटा, दुनिया ने बताया दंडवत प्रणाम किए जा रहा था, बोल रहा था कि राजा जी इसने जो भी काम करवाया उसका आधा हिस्सा ये दे देती थी, अपना पूरा मेहनताना दिया। पर जिन लोगों के पास बहुत कुछ होता है वो लोग मुफ्त में काम करवा लेते हैं, कुछ देते नहीं हैं, इसीलिए पैसा इसने दिया, मतलब आधा देती गई हमारा पारिश्रमिक, और उसमें अपने आप खूबसूरती आती गई। क्योंकि बच्चों देखो, जो छोटे आदमी होते हैं अगर उनसे काम करवाया जाता है, मुफ्त में कोई काम करवाएगा तो वो भी जैसा तैसा काम करके दे देंगे। अगर आप पैसा देकर उसका मेहनताना देगो तो वो अच्छा से अच्छा आपका काम करेगा। देख ले राजा, आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है यह। गौरैया फिर चिल्लाने लगी। अब ये सब बात जब सुनी तो गौरैया फिर से चिल्लाने लगी और बोलती है देख ले राजा, आंख में उंगली डाल के मतलब एकदम ढंग से देख ले तू, इसके लिए मैंने पूरे पूरे मोल चुकाए हैं, मैंने बेगार में काम नहीं करवाया है। यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल। अब क्या बोलती है गौरैया, ये राजा तो एकदम से कंगाल है, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती है, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। अब वो राजा को कहती है कि लगता है इसके पास कोई भी धन नहीं है, जुड़ती मतलब कि इसके पास कुछ भी चीज अटता नहीं है। ये को देखो, एक टोपी इसको नहीं मिल रहा, इतना कंगाल हो गया है ये राजा। किस नाम का राजा है, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गया, अकबका मतलब हक्का बक्का हो गया कि अरे इतनी छोटी सी फदगुद्दी जैसी ये चकली और मुझे मेरे बारे में ऐसी बात कर रही है। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम खूबसूरती। एक तो उसको ऐसा लग रहा था कि सारे कारीगरों ने उसकी गौरैया की मदद कर दी, और दूसरा कि उस गौरैया की टोपी के सामने इसकी टोपी कम सुंदर थी। तीसरे खजाने की खुलती पोल, और तीसरे जो है बेटा राजा के खजाने की पोल खुल गई, क्योंकि उसके खजाने में पैसा था ही नहीं, मुफ्त में काम करवा रहा था। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया? पाखी मतलब बेटा पक्षी, कि इस पक्षी को कैसे पता चला कि मेरे खजाने में धन घट गया है? तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ये लोग बेटा बेगार में काम करवाते थे, सारा लगान मतलब जो कर होता था, टैक्स, वो भी वसूल करते थे, तो भी राजा का खजाना खाली का खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना, टर्न योर पेज, संभाले तो कैसे? मतलब उसने बोला कि इतना इनका ठाट बात है, इतना ऐशो आराम है, इतने लवाजिम है सब, इन लोगों का बोझ खजाना कैसे संभाले? उसी से खजाना खत्म हो जाता था। तमाम लोग निकल आए थे एक अनोखा तमाशा देखने, सारे लोग निकल आए थे ये तमाशा देख रहे थे। मंत्री ने हौले से कहा यह मुंह फट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। फिर मंत्री ने हौले मतलब धीरे से कहा कि ये तो बड़ी बदजुबान है, ये तो लगता है कि महाराजा के सारा पोल ही खोल देगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोला इसकी टोपी वापस कर दो। फिर राजा जो है घबरा करके बोलता है इसकी टोपी से वापस कर दो, कि अपनी टोपी लेकर के जाए। सिपाहियों ने कहना माना,
टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। और टोपी को बच्चों इन लोगों ने, कंगूरे मतलब जो उसके छत के ऊपर रेलिंग पे बैठी हुई थी, उसके ऊपर वो उछाल दी गई। गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है। फिर वो तुरंत, बेटा देखो पिक्चर में दिख रहा है, गौरैया ने अपनी टोपी पहन ली है और उड़ उड़ के क्या कह रही है, यह तो राजा डरपोक है, निरा डरपोक है, मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। वो बोलती है कि ये तो गौरैया, राजा बहुत डरपोक है, तभी तो ये मेरी टोपी लौटा दिया, ये कुछ कर नहीं पाया। कौन इस मुंह फट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। फिर राजा मंत्री से कहते हैं कि ये मुंह फट के मुंह कौन लगे, इस मूर्ख के मुंह कौन लगे। ऐसा कह करके उसने उसके पास जो उसकी टोपी थी उसको कस करके उसने पकड़ ली कि कहीं मेरी सर की टोपी न चली जाए, मतलब मेरी इज्जत न उतर जाए। इज्जत तो उसने उड़ा ही दी थी राजा की सारी पोल भी खुल गई। तो ये है बच्चों आप लोगों का ये चैप्टर अब ये पूरा हुआ बच्चों, कि इससे बहुत सीख मिलती है बच्चों इस कहानी से, कि इसमें जिस राजतंत्र का वर्णन किया गया है उसमें जो है राजा राज्य के कारीगरों से बेटा सब बेकार में काम करवाता है, वह उन्हें कुछ भी नहीं देता है, मुफ्त में काम करवाता था। यह शासन प्रणाली आज की लोकतंत्र से बिल्कुल अलग है। आज हर व्यक्ति को बेटा उसके परिश्रम का मूल्य दिया जाता है। आज के समय में कोई भी काम करवाया जाता है तो उसको उसका पारिश्रमिक दिया जाता है। बेकार की प्रथा समाप्त हो चुकी है। राजा की मनमर्जी जैसी अब कोई बात नहीं रह गई है। अब सरकार का चयन जो है बेटा वो सीधे जनता द्वारा किया जाता है। जनता ही तो चुनती है ना, चुनाव में वोट दे करके। वर्तमान में राजतंत्र बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं, आज के समय में राजतंत्र थोड़ी नहीं उपयुक्त होगा। लोगों के लिए आज के समय में प्रजातंत्र, ये डेमोक्रेसी ही सर्वोत्तम राज्य है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरह से। बेटा आपका ये जो बसंत भाग 3 है ये चैप्टर पूरा हो गया। अब आगे जो है हम व्याकरण का लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फाइनल के लिए रिवीजन करेंगे। आपकी कोई भी डाउट हो बच्चों तो वो हम लाइव सेशन में आपको डाउट क्लियर करेंगे। धन्यवाद।